हाँ चलो नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं आव्यूह गुणन के गुणधर्म। तो ये लिखा है आव्यूह गुणन के गुणधर्म। पहला है क्रम विनिमय नियम, है ना, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम जो सामान्यतः होता है ना, सामान्यतः मतलब किसी एकांत केस में हो सकता है हो जाए, सामान्यतः आव्यूह गुणन जो होता है, सामान्यतः आव्यूह गुणन क्रम विनिमय नियम का, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, है ना, क्या नहीं करता। सामान्यतः आव्यूह गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, अर्थात जैसे अपन को दो आव्यूह ए और बी दिया है और अपने को मालूम है कि गुणन ए बी का भी संभव है, बी ए का भी संभव है, दोनों का संभव। तो ए बी बराबर बी ए, तो ये क्या होता है क्रम विनिमय नियम। लेकिन ये पालन नहीं करता, मतलब क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तो ए बी बराबर नहीं होगा बी ए से। दूसरा नियम होगा साहचर्य नियम। साहचर्य नियम आव्यूह गुणन जो होगा, आव्यूह गुणन साहचर्य नियम का पालन करता है। आव्यूह गुणन साहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक है, आव्यूह गुणन साहचर्य नियम का पालन करता है। अर्थात जैसे इसको ऐसा देखें तो ए बी सी, है ना, और ये गुणन परिभाषित होगा, मतलब ए और बी का भी गुणा संभव है और बी और सी का गुणा भी संभव है। ठीक है, तो आव्यूह गुणन परिभाषित है यदि, तो ए बी सी के बराबर होगा, मतलब ये साहचर्य नियम का पालन करता है। तीसरा है वितरण नियम। तीसरा वितरण नियम, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं इसको। तो वितरण नियम जो है आव्यूह गुणन जो होगा योग के सापेक्ष, आव्यूह गुणन योग के सापेक्ष, है ना, आव्यूह गुणन योग के सापेक्ष वितरण नियम का पालन करता है। वितरण नियम का पालन करता है। अर्थात यदि अपने पास ऐसा दिया है ए और बी प्लस सी दिया हुआ है, आव्यूह ए है, आव्यूह बी है, आव्यूह सी है, इसमें भी क्या होगा, ये बी प्लस सी परिभाषित होगा। बी प्लस सी परिभाषित होगा अर्थात क्या होगा, बी की जो कोटि होगी वही सी की कोटि होगी, और बी प्लस सी और ए का गुणन भी परिभाषित होगा। तो इसमें ऐसा लिखेंगे तो ए बी प्लस क्या होगा, ए सी, इसको कहते हैं वितरण नियम। तो आव्यूह गुणन योग के सापेक्ष, आव्यूह गुणन क्या होगा, योग के सापेक्ष वितरण नियम का पालन करता है। अपने को इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट होगा गुणन तत्समक। चौथा गुणन तत्समक। गुणन तत्समक में जैसे संख्याओं में पढ़ा था, जो एक होता है वो क्या होता है, गुणन तत्समक होता है। इसलिए होता है एक गुणन तत्समक कि जैसे किसी में भी एक का गुणा करेंगे तो वही संख्या मिल जाएगी अपने को। तो यहाँ पर संख्याओं में एक गुणन तत्समक होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि ए वर्ग आव्यूह हो, ए वर्ग आव्यूह हो, यदि ए वर्ग आव्यूह अर्थात जितनी पंक्तियां उतने स्तंभ होंगे, एवं आई इकाई आव्यूह हो, है ना, आई इकाई आव्यूह हो। अब आई इकाई आव्यूह हो तो कैसा होना चाहिए, जिसकी कोटि ए के कोटि के बराबर। जैसे आव्यूह ए यदि 2 गुणित 2 कोटि का है तो एकांक आव्यूह भी क्या होना चाहिए, 2 गुणित 2 कोटि का होना चाहिए। यदि ये 3 गुणित 3 का है तो ये भी 3 गुणित 3 का होगा। तो यदि ए वर्ग आव्यूह हो और आई इकाई आव्यूह हो, तब जो होगा ए और आई का गुणा कर दें या आई और ए का गुणा कर दें तो अपने को कितना मिलेगा, ए ही मिलेगा। तो ये कहलाता है
गुणन तत्समक इसमें आई आ जाएगा। इसका मतलब जैसे अपने को ये दिया 5 7 2 6 एक अवयव दिया है, और यदि आपने इसमें ये एकांक अवयव होता है 2 गुणित 2, इसका गुणा कर दिया तो अपने को कितना मिलेगा, ये फिर से उतना ही आ जाएगा 5 7 2 6। इसको हल करके देख सकते इतना ही आ जाएगा। इसे पंक्ति का गुणा स्तंभ में कर देंगे तो हल करने पे इतना ही आएगा। तो अवयव गुणन, गुणन तत्समक में क्या होगा, इकाई अवयव जो होगा वो गुणन तत्समक कहलाता है। ठीक है, अब आता है निरसन नियम। नेक्स्ट होगा 5वां निरसन नियम। निरसन नियम में क्या होगा, जैसे यदि अपने को दिया हुआ है, ये परिभाषित है, यदि AB बराबर AC है तब जनरली अपन संख्याओं में क्या लिखते थे, जैसे XY बराबर XZ है तो अपन इसको काट के Y बराबर Z लिखते थे ऐसा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, यदि अवयव AB बराबर अवयव AC दिया हुआ है तो B बराबर C नहीं होगा, है ना। B बराबर C नहीं होगा, सामान्यतः नहीं होगा, किसी एक आध के इसमें हो सकता है। ठीक है, B बराबर C नहीं होगा, अर्थात निरसन नियम यहाँ पर संतुष्ट नहीं होता। ठीक है, अब आगे करते हैं, नेक्स्ट करेंगे। ये क्या हो गया, अवयव गुणन में क्रम विनिमय नियम का पालन क्या होता, नहीं करता। साहचर्य नियम का पालन नहीं करता। वितरण नियम साहचर्य नियम का पालन करता है। वितरण नियम योग के सापेक्ष पालन करता है। गुणन तत्समक एकांक अवयव गुणन तत्समक होता है। एकांक अवयव हमेशा वर्ग अवयव होगा, इसलिए AB वर्ग अवयव निरसन नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, अब आता है वर्ग अवयव की पूर्णांक घातें। वर्ग अवयव की पूर्णांक, पूर्ण घातें, पूर्णांक नहीं, पूर्ण घातें। पूर्ण से पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 6, ये पूर्ण संख्याएं होंगी। तो पूर्ण घातें क्या होंगी, अवयव वर्ग अवयव की पूर्ण घातें। ठीक है, तो जैसे अपने को A वर्ग अवयव दिया है, A वर्ग अवयव है, A कोई अपने को दिया है कि वर्ग अवयव दिया है, तब अपन क्या करेंगे, जैसे A वर्ग का मान निकालना है तो A वर्ग का मान क्या होगा, A इंटू A करेंगे, A का गुणा 2 बार कर देंगे तो ये एक वर्ग अवयव, ये A गुणित A आ जाएगा A स्क्वायर का मान। ऐसा नहीं होगा, जैसे मान लो अपने को A का मान दिया है, अवयव A का मान आपको दिया है 2 ऋण 3 1 4, जैसे A का मान दिया है। अब हमें A वर्ग का मान निकालना है, तो A वर्ग का मान, हमें A वर्ग का मान निकालना, तो ऐसा नहीं करेंगे कि इनका सबका वर्ग कर दो, किसका 4 हो गया, इसका 9 हो गया, 1 का वर्ग 1 हो गया, 4 का वर्ग 16, ये गलत है, ऐसे नहीं होगा A वर्ग का मान। तो A वर्ग का मान निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, A वर्ग, इसका जैसे प्रश्न ही लिख देते ना, एक ऐसा जैसे प्रश्न दिया, यदि A दिया है तो A वर्ग का मान ज्ञात करो, तो A वर्ग का मान ज्ञात करो। ठीक है, A वर्ग का मान ज्ञात करो, तो A वर्ग हल, A वर्ग का मान निकालना है तो A इंटू A लिखा। ठीक है, अब A का मान रख दें अपन 2 -3 1 4, 2 -3 1 4। अब हम बहुत बार बता चुके हैं गुणन, हाँ आपको समझ में आ गया होगा। पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ, 2 गुणित 2 धन ऋण 3 गुणित 1। ठीक है, फिर 2 गुणित ऋण 3, 2 गुणित ऋण 3 धन ऋण 3 गुणित 4। ठीक है, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से। जैसे ये ऐसे बताया तो इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा। अब दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, तो 1 गुणित 2 धन 4 गुणित 1, फिर 1 गुणित ऋण 3 धन 4 गुणित 4, ऐसा। अब इनको हल कर लेंगे, 2 गुणित 2 4 होगा, ऋण 3 4, ऋण 6 आएगा, ऋण 12 होगा,
ऋण 3 होगा, 16 आ जाएगा ये। 1 होगा और ये कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ऋण 18 होगा, 13 आएगा। तो ये ए वर्ग का मान होगा। तो वर्ग निकालने के लिए अपन को ए वर्ग का मान निकालना, तो ए गुणित ए होगा। और ये केवल किस में होगा, वर्ग आव्यूह में होगा, मतलब जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या होगी, स्तंभों की संख्या के बराबर होगी, तब होगा। जैसे अब ए क्यूब का मान निकालना है, तो ए क्यूब का मान क्या होगा, ए वर्ग इंटू ए, मतलब ए वर्ग यहाँ से निकाल लेंगे, उसमें ए का गुणा कर देंगे तो ए क्यूब का मान आ जाएगा। ए की घात 4 का मान निकालना, तो क्या करेंगे, ए की घात 3 में ए का। तो इस प्रकार से इसको हल करते जाएंगे। अब इसमें एक चीज और ध्यान देनी है, जैसे नोट, ठीक, आई दिया है, आई वर्ग का मान, आई वर्ग का मान भी आई होगा, आई की घात 3 का मान भी आई होगा, आई की घात 4 का मान भी आई होगा। मतलब अपन आई की घात कितनी भी पूर्णांक ले जाएं, पूर्ण ले जाएं, 1 2 3 4 5 6 7, सबका मान कितना आएगा, आई आ जाएगा। अब इसको चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं। जैसे आई का मान, अपने को मालूम आई का मान अपन क्या लिखते हैं, 1001 ऐसे है। अब तुम्हें आई वर्ग का मान निकालना है, तो आई वर्ग का मान क्या होगा, आई इंटू आई आ गया। आई का मान कितना होगा, 1001। आई का मान क्या होगा, 1001। गुणा कर लें अपन इसमें, 1 गुणित 1 धन 0 गुणित 0, 1 गुणित 0 धन 0 गुणित 1, और फिर 0 गुणित 1 धन 1 गुणित 0, फिर 0 गुणित 0 धन 1 गुणित 1। तो ये हल करने पे आ जाएगा 1 धन 0, 0 धन 0 आएगा, 0 धन 1, 0 धन 0 होगा, और 0 धन 1। इसको हल करने पे 1 0 0 1 आ जाएगा। तो जैसे आई वर्ग का मान आई इंटू आई, आई लिखा, फिर इनका गुणा किया तो ये आ गया, जैसे पीछे अभी बता चुके हैं हम गुणा कैसे करते हैं, और इसको हल करने पे इतना आ जाएगा। तो ये फिर से किसका मान आ गया, आई का मान आ गया। तो ये अपने को ध्यान होना चाहिए, आई का मान आई वर्ग के बराबर होगा, आई की घात 3 के भी बराबर होगा, आई की घात 4 के भी होगा, और आई की घात n के भी होगा। जबकि ये कौन सी संख्याएं होंगी, पूर्ण संख्याएं होंगी। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन इसके। तो ये इसके आव्यूह गुणन के गुणधर्म हो गए। प्रश्न दिया है, यदि a बराबर 1 ऋण 1 दिया है, तो सिद्ध करो कि a वर्ग बराबर 2a और a की घात 3 बराबर 4a, ये मान दिया है। ठीक है, हल करके इसका a वर्ग बराबर 2a, तो पहले a वर्ग का मान निकालते हैं। a वर्ग क्या होगा, a इंटू ए। अब a इंटू ए क्या होगा, a का मान रख दो, यहाँ वाला जो मान है a, इसको रख दें अपन। ये मान कौन सा दिया है, 1 ऋण 1, चलो 1 ऋण 1 और फिर से a का मान 1 ऋण 1 गुणा अपने को मालूम होना चाहिए, वही करते हैं अपन। जैसे ये पहली पंक्ति है, ये पहली पंक्ति जिसका गुणा पहले स्तंभ में भी करेंगे और दूसरे स्तंभ में भी करेंगे, और फिर यदि दूसरी पंक्ति है तो इस दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में भी होगा, दूसरे स्तंभ में भी होगा। तो जैसे अब गुणा करते हैं तो यहाँ इसका गुणा इसके साथ होगा, फिर इसका गुणा इसके साथ होगा। तो पहली पंक्ति का गुणा 1 गुणित 1 धन ऋण 1 गुणित ऋण 1 आ जाएगा, फिर 1 गुणित ऋण 1 धन ऋण 1 गुणित 1 होगा, फिर ऋण दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, ऋण 1 गुणित 1 धन 1 गुणित ऋण 1
दूसरी पंक्ति को गुणा दूसरे स्तंभ में, ऋण 1 गुणित ऋण 1 गुणित ऋण 1 और धन 1 गुणित 1 आ गया। इसको हल कर लेते हैं। 1 ऋण 1 ऋण 1 धन 1 ऋण 1 ऋण 1 ऋण 1 ऋण 1 1 धन 1 आ जाएगा। तो ये हो गया। 2 ऋण 2 ऋण 2 2 2 कॉमन ले लें। 1 ऋण 1 ऋण 1 1 ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर ये मान देखें, देखो ये फिर से किसका मान आ गया, ये a का मान आ गया। ये तो ये पहला भाग अपना सिद्ध हो गया कि a स्क्वायर का मान कितना होगा, ट्वाइस a। a क्यूब का मान निकालना है। a क्यूब 4a के इक्वल है। a क्यूब लिखते हैं। a क्यूब क्या आएगा, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर का मान निकाल चुके हैं। a स्क्वायर का मान निकाल चुके। दो तरीका, अब इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। जैसे a स्क्वायर का मान कितना आ गया, a स्क्वायर का मान है ट्वाइस a आ गया, तो इसको ट्वाइस a लिख दो। इंटू a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। अब ट्वाइस a इंटू a कितना हो गया, a स्क्वायर आ गया, ठीक है, ट्वाइस। अब a स्क्वायर का मान जैसे ये लिखा तुमने a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की वैल्यू फिर से कितनी लिखते हैं अपन, ट्वाइस a लिख देते। a स्क्वायर की वैल्यू ट्वाइस a आ जाएगी, तो कितना होगा, ये 4a आ गया। तो a क्यूब बराबर 4a। तो ये तरीका है। दूसरा तरीका भी हो सकता है कि आप क्या करो, a स्क्वायर का मान, ये भी सही है एकदम, a स्क्वायर का मान आप क्या करें, ये इतना जो निकाला इस मान को रख सकते हैं अपन यहाँ पर, और a का मान ये रख के सॉल्व करके वैसे भी आएगा, लेकिन ये बेहतर तरीका होगा इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि a का मान a बराबर दिया है 1 2 2 3, तो अपने को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करो कि a स्क्वायर माइनस 4a माइनस i इक्वल टू 0। ये सिद्ध करना है। तो अपन क्या कर लेते हैं, हल करने के लिए LHS ले लें अपन। हल LHS, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, कितना दिया अपने को, a स्क्वायर माइनस 4a माइनस i। a स्क्वायर a इंटू a होगा। अब a का मान रख दें, तो a का मान ये दिया हुआ है कितना, 1 2 2 3। a का मान फिर से a का मान रख दो, 1 2 2 3 4। a का मान रख दें 1 2 2 3, और i का मान, i क्या होता है, एकांक अवयव होता है। तो यहाँ पर कौन सा एकांक अवयव रखना, द्वितीय कोटि का। द्वितीय कोटि का एकांक अवयव ये हो जाएगा। अब तृतीय कोटि का एकांक अवयव ये होगा। अब यहाँ पर तृतीय कोटि का एकांक अवयव क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये सारे जो अवयव दिए हैं वो द्वितीय कोटि के हैं, इसलिए अपन यहाँ पर द्वितीय कोटि का एकांक अवयव लिखेंगे। तो ये एकांक अवयव लिख दिया द्वितीय कोटि का। अब गुणा करते हैं। अपने को मालूम पहले स्तंभ का गुणा, पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ का, 1 का गुणा 1 से होगा, 2 का गुणा 2 से होगा। 1 गुणित 1 धन 2 गुणित 2 आ जाएगा। पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से, पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से, तो 1 गुणित 2 धन 2 गुणित 3, 1 गुणित 2 धन 2 गुणित 3। दूसरे पंक्ति को गुणा पहले स्तंभ से, तो 2 गुणित 1 धन 3 गुणित 2, 2 गुणित 1 धन 3 गुणित 2। अब ये दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से, तो 2 गुणित 2, जैसे इसका गुणा इससे, तो 2 का गुणा 2 से, 3 का गुणा 3 से, तो 2 गुणित 2 धन 3 गुणित 3, ये आ जाएगा ऋण। अब इसमें 4 का अंदर गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा 4, 4 दूनी 8 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 तिया 12 आ जाएगा। ऋण 1 0 0 1 आ जाएगा। इसको हल करें,
1 और 2 दूनी 4, 4 और 1 कितना होगा 5, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 2 6 कितना हो गया 8, फिर 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 9 और 4 कितना होगा 13 आ जाएगा। ठीक है, धन या ऋण 4 8 8 12, ऋण 1 0 0 1। अब इसको एक साथ लिख लेते हैं अपन। जैसे 5 लिखा, ये पहले पहले जो अवयव होंगे संगत अवयवों का जोड़ घटाना। तो यहाँ पर कितना है 5 है, इसका संगत 4 है, इसका संगत कितना 1 है। तो ये आ जाएगा 5, ये 5 -4 -1, 8 -8 -0, 8 -8 -0, 13 -12 -1, ये आ जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो 0 अवयव आ गया, RHS आ गया।